हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए 4 सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर जियोग्राफी यानी कृषि भूगोल। दीर्घोत्तरी प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि खाद्य सुरक्षा क्या है और विश्व में भूख व कुपोषण की स्थिति का आकलन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, तो देखिए लिखा गया है कि सरल एवं संक्षिप्त रूप में अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ होता है कि किसी राष्ट्र के द्वारा उसके कृषि उत्पादन, ठीक है ना, को जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप बढ़ाना एवं खाद्यान्न वितरण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना है ताकि नागरिकों को भोजन प्राप्त हो सके। ध्यान देना, सरल एवं साधारण भाषा में अगर बात की जाए खाद्य सुरक्षा का, तो किसी राष्ट्र के द्वारा अपनाई गई उन नीतियों से है जिससे भैया खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित वितरण हो सके और जनसंख्या वृद्धि के अनुसार ही कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि हो सके, जिस वजह से नागरिकों को भरपूर यानी पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके। वही आपका खाद्य सुरक्षा, ठीक है ना। आगे, सभी प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में नागरिकों के मूल अधिकार है। कह रहा है कि जितने भी प्रजातंत्र आपके राष्ट्र हैं, सब में नागरिकों के कुछ न कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। ये सभी अधिकार नागरिकों को एक सम्मानित व स्वतंत्र जीवन प्रदान करते हैं। और जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सभी अधिकार नागरिकों को एक सम्मानित और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देते हैं, ठीक है ना। इनमें से एक अधिकार खाद्य का भी अधिकार, ठीक है ना। इनमें से जो एक अधिकार है खाद्य अधिकार भी है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है, अर्थात हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसे भोजन प्राप्त हो। हर एक राष्ट्र का यह धर्म होता है कि अपने नागरिकों को, ठीक है ना, मतलब भोजन प्राप्त करा सके ताकि वहाँ का जो नागरिक है, उस राष्ट्र का जो नागरिक है, कभी भी भूखे पेट न रहे, कभी भी भूखे पेट न सोए, कभी भी खाली पेट न रहे, ठीक है ना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 47 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भैया पोषण के स्तर व जीवन स्तर को उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य के प्राथमिक धर्म है। यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 47 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भैया पोषण के स्तर को बढ़ाना और जीवन को स्तर को बढ़ाना तथा सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार करना जो है राज्य का एक प्राथमिक धर्म है, ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम देख लेते हैं कि भैया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा का अर्थ काफी अपेक्षाकृत व्यापक है। यानी आजकल की अगर आप उसमें देखें तो भैया आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है काफी ज्यादा व्यापक है, काफी ज्यादा बड़ा अर्थ है उसका। तो देख लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा खाद्यान्न का समुचित वितरण जो होता है वो भूख तो मिटा सकता है, किंतु कुपोषण की समस्या भी दूर हो यह आवश्यक नहीं। अब ध्यान दो, कोई देश है उसमें भैया कृषि उत्पादन बढ़ गया और खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था हो गई, चारों तरफ खाद्यान्न जो है आपका बढ़िया मात्रा में मिल रहा है लोगों, लेकिन इससे भूख तो मिट सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इससे कुपोषण की समस्या भी दूर हो, ठीक है ना। यदि भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है किंतु यह आवश्यक है कि पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करता हो। भैया जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तो है, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि वो पोषक तत्वों की पूर्ति करता हो। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता भैया यहाँ अगर इस तरीके से भोजन है, मतलब भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है लेकिन वह पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करता हो, तो भैया जो है खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य यहाँ पूरा नहीं होता है। आज विश्व को दो चुनौतियों को जो है सामना कर रहा है विश्व। कौन सा? एक तो करोड़ों लोगों का भरण पोषण करना, दूसरा यह सुनिश्चित करना कि भोजन जो है पोषक भी हो। याद रखना, पोषक है, क्या है वो, भोजन जो रहे वो पोषक भी रहे, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, आज खाद्य सुरक्षा ही नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा भी आवश्यक है। भैया आजकल जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आपके भोजन मिलने के साथ साथ यह जरूरी भी है कि आपका जो पोषक तत्व है आपके लिए वह भी भोजन में विद्यमान रहे। कुपोषण अर्थात अति आवश्यक पोषक तत्वों के शरीर में अभाव जो होता है विभिन्न बीमारियों अथवा विकृतियों को जन्म देता है।
कह रहा है कि भैया जो कुपोषण होता है, मतलब जो बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं शरीर में, अगर उनका अभाव हो जाता है, उनकी कमी हो जाती है, तो तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जिंक, क्रोमियम, आयरन, आयोडीन आदि वे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनके अभाव से भैया कुपोषण होता है। और कुपोषण के कारण मनुष्य ऐसे कुचक्र में फंस जाता है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं भैया, भूख व कुपोषण का अर्थ क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, वास्तव में भूख तथा कुपोषण परस्पर शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते जा रहे हैं। भैया वास्तव में क्या होता है, इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आगे लिखा गया है, भूख मात्र मस्तिष्क की वह अवस्था ही नहीं जिसमें मस्तिष्क भोजन मांगता है। कह रहा है कि भूख केवल वही चीज नहीं है, वही मस्तिष्क की वह अवस्था नहीं है जिसमें आपका दिमाग आपसे भोजन की मांग करता है, भैया मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। और ना ही आप कह सकते हो भोजन भूख की वह मात्रा का अभाव है जिसे खाकर हमारी भूख शांत होती है। और ना ही आप यह भी कह सकते हैं कि भोजन हमारी अ, भूख का वह उस मात्रा का अभाव है जिसको खा करके हमारी जो है भूख मिट जाती है, भूख शांत होती है। जबकि भूख का व्यापक अर्थ उस पर्याप्त भोजन का अभाव है जिससे हमारी भूख तो शांत होती ही है, बल्कि हमारे मस्तिष्क और शरीर के समुचित विकास हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति सुनिश्चित होती है। भैया भूख का मतलब यही नहीं कि हमारा पेट भर जाए, ठीक है ना, हम खा लें हमारा पेट भर जाए बस हमारी भूख खत्म हो गई, नहीं। भूख का मतलब ये है कि भैया खाने के साथ साथ जो हमें खाना मिल रहा है उसके साथ साथ उसमें पोषक तत्व भी होने ही चाहिए, ताकि हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के विकास के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं वो भी आसानी पूर्वक मिल सके, उनका भी सुनिश्चित हो सके। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, जबकि कुपोषण का अर्थ शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों का अभाव अथवा पोषण की निम्न पोषण ही नहीं है। कहने का मतलब कुछ लोग कुपोषण का मतलब ये समझते हैं कि जब पोषक तत्वों की कमी ही हो उसे ही कुपोषण कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पोषक तत्वों की कमी और पोषक तत्वों की अधिकता दोनों को कुपोषण में रखा जाता है। देख लो कह रहा है, बल्कि इन पोषक तत्वों की अधिकता अर्थात अतिपोषण भी है। कहने का मतलब अगर आप में किसी पोषक तत्व की कमी है तब भी आप कुपोषण के शिकार हैं, यदि आप में किसी पोषक तत्व की अधिकता है उसकी वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, तब भी आप कुपोषण के शिकार हैं। निम्न पोषण से जहां एक और जो आपका शरीर मस्तिष्क धीमा विकास होता है तथा शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है उसके कारण से तमाम प्रकार के रोगों का निरंतर खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी ओर अति पोषण यानी जब आपके अंदर पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है उससे क्या होता है, मोटापा होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपका हृदय रोग, मधुमेह, ठीक है ना, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और तमाम प्रकार की जानलेवा बीमारियां भी होती हैं जब आप में मोटापा आता है। तो वास्तव में अतिपोषण का उच्च आर्थिक विकास के साथ तथा निम्न पोषण का निम्न आर्थिक विकास के साथ सीधा संबंध है। कह रहा है कि भैया जो आपका अति पोषण है वो भैया उच्च आर्थिक विकास, जहाँ पर आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है वहां देखने को मिलता है, और जो आपका निम्न पोषण है जहाँ पर बहुत कम आर्थिक विकास है वहां देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलो अब हम देख लेते हैं भैया कि विश्व में क्या, विश्व में कुपोषण की स्थिति, ठीक है ना, क्या देखेंगे, विश्व में भूख व कुपोषण की स्थिति। तो देखिए लिखा गया है कि 1996 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO भी कहा जाता है, इसके द्वारा रोम में एक जो है विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में यह बताया गया कि 1999 और 92 में विश्व में भूख तथा कुपोषण से ग्रसित लोगों की संख्या 816 मिलियन थी। बताओ, अब कह रहा है कि भैया 1996 में ना FA के द्वारा रोम में एक जो है विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया,
जिसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में 1990 और 1992 में जो भूख तथा कुपोषण से ग्रसित लोगों की संख्या थी तो भैया 816 मिलियन। ठीक है ना। इस शिखर सम्मेलन में यह फैसला भी लिया गया कि भैया विभिन्न खाद्य सुरक्षा नीतियों का प्रतिपादन कर ना समुचित क्रियान्वयन किया जाए, ताकि कम से कम 2015 तक ऐसे लोगों की संख्या जो है 408 मिलियन तक कम की जा सके। मतलब 22 मिलियन लोगों को प्रतिवर्ष भूख तथा कुपोषण के चक्र से बाहर निकाला जा सके, यह रूल अपनाया गया था या नीति बनाई गई थी, यह सोच करके। जबकि ऐसा हुआ नहीं। पुनः 2002 में यूएनओ द्वारा फिर शिखर सम्मेलन का आयोजन रोम में किया गया। तो पिछले 5 वर्षों में विश्व भर में चलाए गए जो तमाम प्रकार के कार्यक्रम थे, उनकी सफलता का जो आकलन किया गया, उस आकलन में भैया इसने सर्वेक्षण मतलब एफ 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 के जो सर्वेक्षण दर्शाते हैं 1996 से 2000 तक पूरे विश्व में 6 मिलियन लोगों को ही प्रतिवर्ष भूख से छुटकारा दिलाया जा सका था। जबकि लक्ष्य कितने का रखा गया था? 22 मिलियन प्रतिवर्ष। लेकिन पूरे प्रतिवर्ष में कितने? केवल 6 मिलियन लोगों को ही भूख से छुटकारा दिलाया जा चुका था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 2002 में अफ्रीका में जो है लगभग 200 मिलियन या फिर कुल जनसंख्या का आप कह सकते हो 28% हिस्सा जो है कुपोषण से पीड़ित। अफ्रीका में जो बच्चों की संख्या कितना था? 24,000। महिलाओं और पुरुषों जो प्रतिदिन भूख से या इससे अधिक संबंधित रोगों के कारण जो है भैया मरते थे, इससे संबंधित रोगों के कारण मरते थे। उस सर्वेक्षण में बताया गया कि 2002 में 24 राष्ट्र पूरे विश्व भर में जो है 24 राष्ट्र ऐसे हैं जो गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर रहे थे। जबकि दक्षिणी अफ्रीका, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया इसमें सर्वाधिक प्रभावित। ठीक है ना। यानी सर्वेक्षण जो 2002 में सर्वेक्षण किया गया था, इसमें यह बताया गया पूरे विश्व भर में 24 राष्ट्र ऐसे हैं जो खाद्य अभाव का गंभीर रूप से सामना कर रहे थे। इनमें से जो सबसे ज्यादा गंभीर हालत थी, सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित जो थे, वो कौन सा आपका था? दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि भैया भूख के अतिरिक्त विश्व भर में कुपोषण की समस्या भी भयप्रद के रूप में व्याप्त है। कह रहा भूख के अतिरिक्त जो विश्व भर में कुपोषण की समस्या भी भयानक रूप से है व्याप्त है। ठीक है ना। एक आकलन के अनुसार करीब 3.5 बिलियन लोग आयरन की कमी से पीड़ित हैं, जबकि 2 बिलियन लोग आयोडीन की कमी से ग्रसित हैं। भैया एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि भैया जो पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में जो आयरन कमी के लोग जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं, कितना? 3.5 बिलियन लोग। और जो आयोडीन की कमी के लोग ग्रसित हैं लगभग 2 बिलियन लोग। उल्लेखनीय है कि इससे कहीं अधिक लोग विटामिन ए की कमी से भी पीड़ित। ठीक है ना। इस प्रकार कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या भी विश्व में बढ़ती जा रही है। कुपोषित महिलाओं से भी जो है जन्मे शिशुओं में जन्म भार निम्न पाया जाता है। यानी भैया जो कुपोषित महिलाएं होती हैं, उनके जो शिशुओं का जन्म होता है, उनका जो भार होता है जन्म के समय, जो उनका भार वजन जो होता है वो भी काफी कम पाया जाता है। ठीक है। निम्न जन्म भार कुपोषण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यानी अगर बच्चों का जो जन्म है जितना होना चाहिए अगर उससे कम है तो यह भी कुपोषण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ द्वारा जो है एक संस्था है, यूनिसेफ द्वारा एक रिपोर्ट जो है तैयार किया गया। रिपोर्ट क्या था? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2004 में। इसके आंकड़े जो दर्शाते हैं कि भैया दर्शाते हैं कि भारत व बांग्लादेश में 30% बच्चे जो हैं निम्न जन्मभार वाले पैदा होते हैं। मतलब भारत और बांग्लादेश में 30% ऐसे बच्चे हैं जिनकी भैया जो वजन होना चाहिए जन्म के समय उससे काफी कम होता है। जबकि श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान में यह प्रकाशित जो है क्रमशः 6 और 9%। ठीक है ना। आगे क्या? अतः स्पष्ट है कि भारत और बांग्लादेश में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। कुपोषण के कारण शिशुओं की मृत्यु दर पर यदि दृष्टि डाली जाए तो विकसित राष्ट्रों के मुकाबले विकासशील राष्ट्रों में यह अधिक है। यानी भैया कुपोषण की वजह से जो शिशुओं की मृत्यु दर देखी जाती है, जो मृत्यु दर होती है शिशुओं की,
वह विकसित राष्ट्रों के मुकाबले जो है विकासशील राष्ट्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि भैया आपका यूएसए में जो शिशु मृत्यु दर है 7 शिशु प्रति हजार। भैया जो यूएसए में शिशु मृत्यु दर जो है 7 शिशु प्रति हजार है, मतलब 1000 में 7 शिशु आपके मृत्यु हो ही जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, यूएसए में 1000 में जीवित शिशुओं की संख्या शिशुओं में जन्म के समय कम से कम 7 की मृत्यु हो जाती है, जबकि आपका जो आईएमआर का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इनका मतलब यह है कि 1 साल के भीतर ऐसे बच्चे हैं जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते, यानी 1 साल के भीतर जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। उनकी दर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सर्वाधिक है कितना, 83% है। भारत में 67% है, नेपाल में कितना, 66% है, चीन में 51 है, म्यांमार में 77%। यदि हम आईएमआर की तुलना में जो है मातृ मृत्यु दर की करें तो इससे जो है सफेद आश्चर्य व भयानक रूप से अधिक है। कहने का मतलब जो शिशु मृत्यु दर की तुलना हम लोग देख रहे थे, अगर वही मातृ मृत्यु दर की तुलना से करें काफी ज्यादा आश्चर्य भैया भयानक है। इस संदर्भ में गरीब व अमीर राष्ट्रों के बीच खाई देखने को मिलती है। मतलब जो गरीब देश है उसमें मातृ मृत्यु दर जो है ज्यादा है, और जो गरीब देश है जो अमीर देश है उसमें मातृ मृत्यु दर जो है कम है, और जो गरीब देश है उसमें मातृ मृत्यु दर जो है ज्यादा है। इसी संदर्भ में भैया खाई देखने को मिलती, इतना हो गया। यूएसए में एमएमआर का मतलब मैटरनल ना मोर्टेलिटी रेट, कहने का मतलब है जन्म के दौरान मातृ का देहांत होना, मातृ की मृत्यु होना। ठीक है ना, वो आपका एमएमआर कहलाता है। इसमें भैया 17 है। ठीक है ना। जबकि नेपाल में कितना, इतने लोग मतलब 740 है। भारत में कितना है भैया, 540 है। महिलाओं की प्रति 1000 जन्म पर ही मृत्यु होती है। वहीं पाकिस्तान में 500 महिलाओं की मृत्यु होती है। जन्म के समय इतनी महिलाओं की भैया मृत्यु देखने को मिलती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जबकि चीन में यह दर जो है भैया 56 है। कुपोषण के अन्य पहलुओं पर ध्यान दें तो तालिका के जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि कुपोषण के कारण 5 वर्ष की कम से ना कम से ही जो है उम्र के कम ही बच्चे जो हैं, लगभग 1000 बच्चों में से म्यांमार में कितने आपके 109, पाकिस्तान में 107, भारत में 93 व बांग्लादेश में 77 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यानी अगर देखा जाए मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अगर 1000 बच्चों की संख्या है तो म्यांमार में 109 बच्चे, और पाकिस्तान में 107, भारत में 93 तथा बांग्लादेश में 77 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विश्व में भैया विश्व में मध्यम या अत्यधिक कम वजन की समस्या से ग्रसित 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के आंकड़े भी दर्शाते हैं कि विकासशील राष्ट्रों में करीब 55% तक इस समस्या से बच्चे जो हैं ग्रसित हैं। इतने ही प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया है, मतलब उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर कुपोषण एक महामारी के समान पूरे विश्व भर में व्याप्त। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और एक बात, आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जो है बधाई। आप लोग एग्जाम दें, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे।